नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मेरा नाम है शुभम वर्मा और आप सभी का एग्ज़ाम मोड यूपी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम आपके सामने हाजिर हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेके। आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जामिनेशन में 5 से 6 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से डायरेक्ट आते हैं और ये सब्जेक्ट सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है और बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो आज मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझा दूंगा। लास्ट मिनट की रिवीजन है, 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चन, उसी के साथ साथ ही आपके जो ऑप्शन रॉन्ग होंगे उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करके एक होलसम आपको पढ़ा दूंगा, ताकि बेहतरीन ढंग से आपका ये टॉपिक कवर हो जाए और कभी भी इससे रिलेटेड फ्यूचर में अगर क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो गारंटी देता हूँ आपके गलत नहीं होंगे। ये मेरा आश्वासन है, ठीक है। आप लोग बस आखिर तक बने रहिएगा और जो जो मैं बताता रहूँ उसे नोट करते चलिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं ये बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर एनालिसिस पे बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कि विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स इन इंडिया। भारत में मुद्रा नोट जारी करने के लिए कौन सी संस्था आपकी उत्तरदायी है। अब देखिए, भारत में जो मुद्रा आपकी जारी करती हैं उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारतीय रिजर्व बैंक आपका जिम्मेदार है, ठीक। इसमें आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो नोटें होती हैं ये कहाँ कहाँ पर प्रिंट होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें आपको याद रखना है कि 2 आपके हेडक्वार्टर हैं जहाँ पर नोट प्रिंट होते हैं, वो आरबीआई द्वारा आपके ओन करे जाते हैं और 2 हैं आपके भारत सरकार द्वारा, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा जो आपके ओन करे जाते हैं वो आपके हैं देवास मध्य प्रदेश में, ठीक, और आपका है नासिक महाराष्ट्र। देवास मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र में भारत सरकार द्वारा आपकी प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई है जहां पर नोटें प्रिंट होती हैं। और आरबीआई द्वारा जहां पर आपकी नोटें प्रिंट करी जाती हैं ये है आपका साल्बोनी, ठीक है। साल्बोनी कहाँ है? साल्बोनी आपका है पश्चिम बंगाल में और एक आपका है मैसूर आपका कहाँ है? मैसूर आपका है कर्नाटका में, ठीक, कर्नाटका। तो ये 4 जगह यहाँ पर है जहाँ पर आपके नोटें प्रिंट होती हैं, ठीक है। 2 भारत सरकार द्वारा आपकी हैं, ओन करी जाती है कंपनी, और 2 कंपनी है आपकी है जो आरबीआई द्वारा ओन करी जाती है। यहाँ पर आपकी नोटें 10 की, 50 की, 20 की, ये जितनी भी नोटें हैं सारी की सारी यहाँ प्रिंट होती हैं। फिर अगर पूछ ले एग्जामिनर कि कहाँ कहाँ पर आपके सिक्के प्रिंट, आपके टकसाल कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर सिक्के आपके मिंट होते हैं, तो 4 जगह याद रखिए। इसमें ऑप्शन दे सकता है, वो 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, पूछेगा कौन सा गलत है या फिर कोई सही पूछ लेगा। अब देखिए, जहाँ जहाँ पर आपके एक तरीके से सिक्के एक तरीके से मिंट करे जाते हैं, टकसाल है जहाँ पे, ये आपका है नोएडा में, ठीक है। नोएडा हो गया, मुंबई हो गया, फिर कोलकाता हो गया और लास्ट में है आपका नोएडा, मुंबई, कोलकाता और है आपका हैदराबाद, ठीक है। इन 4 जगह पे आपके एक तरीके से सिक्के मिंट करे जाते हैं, सिक्के बनते हैं इन 4 जगह पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपका जानने के लिए कि आरबीआई क्या क्या काम करता है। देखिए, अब एक बेसिक जानकारी और समझ लीजिए यहाँ पे कि आरबीआई की जिम्मेदारी क्या होती है। आरबीआई की जिम्मेदारी होती है नोटें एक तरीके से प्रिंट करना और दूसरी तरीके से मौद्रिक नीति निर्धारण करना, ताकि देश की एक तरीके से अर्थव्यवस्था ढंग से चलती रहे। ये आपके आरबीआई का बेसिक काम है। 1935 में ये बना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके से आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, सरकारी कहूँ आपका बैंक है जो आरबीआई के अंडर में काम करता है। किसके अंडर में काम करता है? रिजर्व बैंक ऑफ अंडर में काम करता है और ये ग्राहकों को डायरेक्ट लोन देता है और उनसे जमा करता है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड आपका क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका काम क्या होता है? ये आपका 1982 में बना था और ये उन सभी बैंकों को लोन देता है जो बैंक आपके ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए लोन देते हैं जो बैंक, उन सभी बैंकों को लोन देने के लिए आपका नाबार्ड की स्थापना करी गई थी, ठीक है। नाबार्ड 1982 में बना था। ये सरकार द्वारा आपका ओन होता है, सरकारी बैंक है। याद रखिएगा, ये आपको कस्टमर्स को लोन नहीं देता है, बल्कि आपके किसको लोन देता है? आपके सरकारी बैंकों को या फिर विभिन्न बैंकों को जो आपके एग्रीकल्चर में लोन देते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? अब देखिए, जितना भी आपका स्टॉक मार्केट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट का एक तरीके से रख रखाव ये आपका कौन करता है? ये आपका सेबी करता है। सेबी आपको याद रखना है कि 1988 में बना था, लेकिन सेबी एक्ट कब आया था? सेबी अधिनियम आपके 1992 में आया था। सेबी एक्ट याद रखिए कि पूछता है ना। सेबी एक्ट 1992 में आया था, लेकिन सेबी की स्थापना 1988 में हो गई थी। इसी तरीके से नाबार्ड की स्थापना 1982 में हो गई। अब चारों का मतलब आपको पता हो गया, और चारों के बारे में अगर कुछ भी आता है तो आप लोग उसे सही करके आएंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक सेकंड में से अरेंज कर लेता हूँ थोड़ा ढंग से ताकि मिस्टेक ना हो। सही हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड इन। आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ का हेडक्वार्टर आपका है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। मुंबई को भारत की अर्थव्यवस्था की राजधानी या फिर फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसीलिए एक तरीके से आपका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा। और एक आपका है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंश्योरेंस का जितना भी जिम्मा है सरकार जिसे संभालती है, इस कंपनी से संभालती है, IRDAI से। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद से। ठीक है, हैदराबाद में। मुंबई में हेडक्वार्टर किसका है? मुंबई में आपके आरबीआई का हेडक्वार्टर है। आरबीआई कब बना था? 1935 में बना था। ठीक हो गया। अब ये हो गया, और बाकी जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा किसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हु इज नोन एज बैंकर्स बैंक। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बताइए। भारत में बैंकों का बैंक आपके आरबीआई को कहा जाता है। देखिए, आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी यहाँ पर से। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका है, आरबीआई आपके जितने भी विभिन्न बैंक हैं, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है। सरकारी बैंक जैसे कि आपके एसबीआई हो गया, प्राइवेट बैंक है जैसे आपका एक तरीके से एचडीएफसी बैंक हो गया। ठीक है, और एक तरीके से जितनी फिनेंशियल आपकी कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है। ठीक है, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, एक तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। इन सभी के रख रखाव के लिए, और एक तरीके से इन सभी बैंकों को कौन लोन देता है, या फिर इन सभी बैंकों का पैसा कौन जमा करता है, तो ये आपके आरबीआई करता है। भाई जैसे हम लोग का बैंक अगर पूछा जाए तो आप यही कहेंगे ना कि भाई हमारा बैंक या तो एसबीआई है या फिर पीएनबी है। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पर पैसे जमा करते हैं, वहाँ से पैसे निकालते हैं। इसी तरीके से इन सभी बैंकों का बैंक कौन है? इन सभी बैंकों का बैंक है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक है। ठीक, केंद्रीय बैंक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि बैंकों का बैंक कौन है, तो आपका आरबीआई है। ठीक, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एक तरीके से ये बताइए मेरे को कि प्रेजेंट टाइम में आपके आरबीआई के चेयरमैन कौन है? आरबीआई के चेयरमैन कौन है? हाल ही में उनका बदलाव हुआ है, तो आपको बताना है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके आरबीआई के चेयरमैन कौन है। ठीक, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में उनका बदलाव हुआ है, पहले शक्तिकांत दास थे, अब बदल के कौन हो गए, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। ये बेसिक चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो बाकी चीज़ें होगी नाबार्ड, और एक तरीके से आपका जो ग्रामीण बैंकों को लोन देता है, और पीएनबी और एसबीआई आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर आपके सरकारी वाणिज्य बैंक है। एक तरीके से ये आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक आपके आरबीआई को कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? ठीक, आरबीआई का फुल फॉर्म है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब ये हो गया, और जैसे से आगे आता रहेगा। अब आरबीआई के बारे में मेरे ख्याल से बेहतरीन आपको सब कुछ पता चल गया होगा। ठीक है, कहाँ नोटें प्रिंट होती हैं, किसका हेडक्वार्टर कौन सा है, और इसका काम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कब बना था, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इज नोन एज। पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वह दर जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है क्या कहलाता है? वह दर जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को
क्वेश्चन नंबर 5 है, वह दर जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है क्या कहलाता है। अब देखिए, मान के चलिए आरबीआई है, आरबीआई से लोन लेना पड़ सकता है एसबीआई को, एसबीआई लोन देगी अपने कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को मतलब कि आपको और मेरे को, ठीक है, एक्स मान के चलिए। तो एसबीआई को अगर पैसे की ज़रूरत है तो ये लोन कहाँ से लेगा, ठीक है, लोन लेगा या आरबीआई से, और जिस दर पे लोन लेगा भाई वो जिस दर पे हमको देता है, मान के चलिए 6-6.5% की दर पे आपके एक तरीके से एफडी है, और मान के चलिए कि 13% की दर पे आपको लोन दे रहा है कोई बैंक, एसबीआई दे रहा है। तो अगर एसबीआई को लोन की जरूरत पड़ेगी तो ये लोन कहाँ से लेगा, आरबीआई से लेगा, और जिस दर पे लेता है वो दर क्या कहलाता है आपका, वो दर कहलाता है आपका रेपो दर, ठीक, रेपो रेट कहलाता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, रेपो दर कहलाता है। जिस दर पे आपका कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक आरबीआई से आपका पैसा लेता है, वाणिज्यिक बैंक आपके आरबीआई से जिस दर पे पैसा लेता है वो आपका रेपो रेट कहलाता है। इसी तरीके से अगर आपके आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई और ये विभिन्न बैंकों से जिस दर पे लोन लेगा वो दर क्या कहलाएगी, भाई आरबीआई को एसबीआई से लेना है लोन तो उस दर कौन सी दर पे लेगा, वो दर क्या कहलाएगी, वो दर आपकी कहलाएगी रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर, ठीक, रिवर्स रेपो दर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसमें आपको बता दूं कि हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो रेपो दर होती है, रेपो दर हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होती है आपकी, ठीक, रेपो दर हमेशा ज़्यादा होगी आपके रिवर्स रेपो दर से, ठीक है। मान के चलिए एसबीआई आपके आरबीआई से ले रहा है 4% की दर पे, तो आरबीआई आपसे एसबीआई लेगा 3% की दर पे, यही जो 1% का डिफरेंस होता है यही आपकी आरबीआई की कमाई होती है, इसी से आपका आरबीआई पैसे कमाता है और सरकार को एक तरीके से निवेश वो डिविडेंड के तौर पे या फिर लाभांश के तौर पे देता है, ठीक। हमेशा याद रखिएगा रेपो दर हमेशा ज़्यादा होगी। रेपो दर कौन सी दर होती है, जिस दर पे आपके वाणिज्यिक बैंक आपके केंद्रीय बैंक से दर पे पैसा लेते हैं, और रिवर्स रेपो दर केंद्रीय बैंक आपके वाणिज्यिक बैंक से जिस दर पर रुपया लेगा वो आपके रिवर्स रेपो दर कहलाती है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है बैंक रेट, ठीक है। बैंक दर क्या होता है, बैंक दर का मतलब होता है वह दर जिस पे आपके केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक पे जिस दर पे आपके पेनल्टी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मान के चलिए कोई अनियमितता आ गई तो जिस दर पे आपके क्या करेंगे, केंद्रीय बैंक आपके वाणिज्यिक बैंक पे अनियमितता के लिए क्या लगाते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, वो आपकी बैंक रेट कहलाती है। और बैंक रेट आपका एक इम्पॉर्टेंट और है, वो सारे आपके कर्मचारी जो बैंकों में काम करते हैं, अगर उन्हें लोन की ज़रूरत है तो भाई वो काम कर रहे हैं तो उनको कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, तो उनको जिस दर पे आपके लोन दिया जाता है वो बैंक रेट पे दिया जाता है, फिर बैंक के दर पे दिया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। और कॉल रेट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसको आप काट सकते हैं, ठीक। 3 इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिया। अगला है आपका वह दर जिस दर पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है क्या कहलाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया रिवर्स रेपो दर कहलाता है, ठीक है। क्या है आपका आरबीआई, ठीक, उधार लेगा किससे, आपके मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एसबीआई, तो ये दर क्या कहलाती है, ये दर आपकी कहलाती है रिवर्स रेपो रेट या फिर आपका रिवर्स रेपो दर कहलाती है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें और लिखी हुई हैं, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, बैंक रेट भी समझा दिया। प्राइम लेंडिंग रेट क्या होती है, प्राइम लेंडिंग रेट क्या होती है, अब समझिए प्राइम लेंडिंग रेट क्या होती है। प्राइम लेंडिंग रेट या फिर प्राइम लेंडिंग दर आपकी ये होती है कि बैंक के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होते हैं, एक तरीके से बड़े कस्टमर होते हैं, एक तरीके से जो निवेश करना चाहते हैं अर्थव्यवस्था में, ठीक। अगर वो पैसा लेने बैंकों से जाते हैं तो उनको सस्ते दर पे आपके क्या आती है, बैंक आपके लोन देते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से रोजगार आपके बढ़ाना चाहते हैं, फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ों के लिए वो आपका लोन ले रहे हैं बड़े दर पे, तो वो आपके एक तरीके से प्राइम कस्टमर हो गए या फिर आपके इंपॉर्टेंट कस्टमर हो गए बैंक के, इसीलिए उन्हें प्राइम लेंडिंग रेट पे आपके लोन दिया जाता है। प्राइम लेंडिंग रेट हमेशा आपको याद रखना है, आपके जो नॉर्मल जितने भी आपके कस्टमर होते हैं उनको जिस रेट पे आपके लोन दिया जाता है उससे कम रेट पे आपके प्राइम लेंडिंग रेट पे इंपॉर्टेंट कस्टमर को लोन दिया जाता है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट है कि CRR का फुल फॉर्म क्या होता है। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CRR का फुल फॉर्म होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। अच्छा, अब इसका मतलब समझिए, पहली बात क्या होता है,
कैश रिजर्व रेशियो ये होता है कि आपको क्या होता है, जितने भी आपके बैंक होते हैं उनको आकस्मिक स्थिति के लिए कुछ रुपया आरबीआई के हिसाब से कहा जाता है। आरबीआई ने निर्देश दे रखा है कि आपको कुछ रुपया बचा के रखना है अपने पास, जितना भी, जैसे 100 रुपया आपको जमा होता है तो 100 रुपये में से आपको मान के चलिए, मैं कहता हूँ कि 25 रुपये आपको बचा के रखने हैं। वो 25 रुपया आपको अपने पास रखना है, उससे ना आप लोन दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस लिए काम आता है, कभी स्थिति में अचानक से आपका बहुत सारे लोग रुपया निकालने के लिए आ गए, फिर बैंक डूबने की स्थिति में इस रुपये का इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, इस तरीके से रिजर्व रेशियो आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका सीआरआर होता है, एक होता है एसएलआर। बहुत आसानी समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ये पूछा जाता है इसीलिए ना। सीआरआर एसएलआर, दो तरीके से पैसा जमा कर सकता है बैंक। सीआरआर में क्या होता है कि वो कैश की फॉर्म में, नगद की फॉर्म में, जब कोई बैंक अपना रुपया आरबीआई के पास रखेगा, किसके पास रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा, तो ये आपका कहलाता है सीआरआर। याद रखिएगा, नगद आरक्षित अनुपात आपका होता है जब कोई बैंक नगद रुपए की फॉर्म में किसके पास रखता है, आरबीआई के पास जमा रखता है रुपया, तो वो आपका सीआरआर कहलाता है, ठीक। एसएलआर क्या होता है आपका, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नीचे इसका क्वेश्चन है, लेकिन यही समझ लीजिए, वहाँ पर आसान हो जाएगा। एसएलआर आपको होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कि एक तरीके से हिंदी में कहते हैं इसको वैधानिक तरलता अनुपात। अब ये क्या होती है, वैधानिक तरलता अनुपात में आपके जो बैंक होते हैं वो अपने पास ही रुपया जमा रखते हैं, आकस्मिक स्थिति के लिए अपने पास ही रखते हैं, उसको आरबीआई को नहीं देते हैं। लेकिन वो 3 फॉर्म में रख सकते हैं। पहला है आपका नगद की फॉर्म में, ठीक है, कैश की फॉर्म में। दूसरा है आपका गोल्ड की फॉर्म में, याद रखिएगा, सोने के फॉर्म में। तीसरा है आपका किसके फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में, सिक्योरिटी डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट सर्टिफिकेट। ये क्या होता है आपका, एक तरीके से ये होता है कि अगर मान के चलिए केंद्रीय बैंक को अचानक से लोन पैसा लेने की ज़रूरत पड़ गई, तो वो आपको क्या करेगा, आपके किसी बैंक से संपर्क करेगा और जो रुपए उससे लेगा उसके बलदे पे कुछ तो उधार देगा, तो उसके बलदे पे एक तरीके से वो कहता है सर्टिफिकेट देता है कि हाँ, हम आपको आश्वासन देते हैं कि फ्यूचर में जब भी आप ये सर्टिफिकेट हमको लौटाएंगे तो हम आपको रुपए देंगे, ठीक है। तो इस सर्टिफिकेट के फॉर्म में भी आपका एसएलआर के फॉर्म में बैंक क्या करते हैं, पैसे जमा रख सकते हैं अपने पास, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में और सिक्योरिटी डिपॉजिट सर्टिफिकेट के फॉर्म में। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है। एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है, ये वही होता है जिसमें बैंक अपने पास खुद रुपया रखते हैं आपके आकस्मिक स्थिति के लिए, ठीक। होपफुली आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, इससे आसानी से मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा बस फोकस करते रखिएगा, कमाल हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। यही सब कुछ पूछता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक साख नियंत्रण उपाय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ आरबीआई, ठीक है। अब समझिए, एक आपका होता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, मतलब कि एक तरीके से बैंक क्या करेगा, कुछ नियंत्रण लगाएगा, ठीक है, मोरल तरीके से, मोरल सुवेशन कहते हैं उसको, ठीक, ताकि नैतिक कुछ मूल्य लगाएगा। और एक तरीके से आपके कुछ होते हैं मात्रात्मक साख नियंत्रण। मात्रात्मक में क्या होते हैं कि आपका डायरेक्ट क्या करता है, एक्शन लेता है बैंक डायरेक्ट एक्शन लेगा आपके, आरबीआई जो एक्शन लेता है विभिन्न बैंकों पे जब वो डूबने की स्थिति में होते हैं या फिर जब उसमें कुछ गड़बड़ी चल रही होती है, ठीक। जैसे बीच में आपके पीएनबी में गड़बड़ी चली थी ना, जब पीएनबी ने क्या करा था, पीएनबी ने बहुत सारा लोन आपको दे दिया था कुछ भगौड़ियों को, जानते भी होंगे आप लोग, जैसे सुना होगा आपने ललित मोदी, और इसी के साथ साथ सुना होगा आपने ये कौन है जो आरबीआई का, ये सॉरी आरबीआई का कह रहा हूँ, आरसीबी का मालिक था, अरे इसका नाम नहीं याद आ रहा है, अरे यार इसका नाम है विजय माल्या, हाँ। तो ये सब भगौड़े हैं, इनको एक तरीके से रुपया देते थे जिसके से बैंक डूबने की स्थिति में आ गया था। तब क्या करता है आपका आरबीआई जो है, इन सभी बैंकों पर लगाम लगाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाता है, जिसमें आपका मात्रात्मक साख नियंत्रण है एक तरीके से, जो रेपो रेट की दर से कहलाता है, ठीक है। रेपो रेट, रेपो दर के हिसाब से होता है। इसमें क्या करेगा भाई, अब बहुत गहराई में जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, बस आप ये याद रखिएगा। बाकी नैतिक
अनुनय या फिर मोरल सुएशन, एक तरीके से ये नैतिक मूल्य होते हैं या फिर नैतिक तरीके से कुछ नियंत्रण उपाय होते हैं जो अपनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आप रेपो दर याद रखिएगा, बाकी ये समझना आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, आगे समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के मौद्रिक नीति के लिए कौन उत्तरदायी है, ये बताइए। अब भारत की जो मौद्रिक नीति है बहुत सारे आप में से वित्त मंत्रालय टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय का काम नहीं होता है। भारत की जो मौद्रिक नीति है इसके बनाने का काम आपका किसका होता है, आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। किसका काम होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय है, इसका काम नहीं होता है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। एक तरीके से ये निर्देश देता है आरबीआई को और आरबीआई आपकी मौद्रिक नीति बनाती है। सेबी बता ही देते मैंने क्या काम होता है। नीति आयोग क्या काम होता है, नीति आयोग एक तरीके से नीति निर्धारण करता है आपकी, जिसमें राज्य के आपके क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री और आपके अन्य जो इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं, सब मिलकर देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं और कई सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पूछा गया है ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके द्वारा किए जाते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपकी किसके द्वारा करा जाता है, तो ये आपके आरबीआई द्वारा करा जाता है। अब समझ लीजिए पहले ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। ये ऐसे पूछ सकता है, ओएमओ बोलेगा आपको और बोलेगा ओएमओ को फुल फॉर्म बताइए। ठीक, ओएमओ को फुल फॉर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, मान के चलिए सरकार को आपको पैसे की ज़रूरत है, तो सरकार क्या कहेगी, आरबीआई को निर्देश देगी कि आप क्या करो, आप एक तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन लेके आओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि इसमें आपका क्या कहेगा, आरबीआई कुछ सर्टिफिकेट जारी करेगा कि हमको मान के चलिए 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो 1 करोड़ का वो सर्टिफिकेट जारी करेगा आपको, और वो सर्टिफिकेट क्या करेगा, वो आपके बाज़ार में लेके आएगा और बाज़ार में विभिन्न बैंक आपके उस सर्टिफिकेट को खरीदेंगे। जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो बैंक इसको खरीद लेगा और सर्टिफिकेट अपने पास रख लेगा, और फ्यूचर में जब सर्टिफिकेट आपका क्या लौटाएगा तो क्या होगा, उसको पैसे वापस मिल जाएंगे बैंक को। तो यही पैसा आरबीआई के पास जो लौट आता है बैंकों से, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू वो सरकार को दे देती है। तो यही आपका ऑपरेशन क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। ठीक, जब आपके सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई के थ्रू कैसे लेता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू। अच्छा जी, हो गया। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें कहा गया है किस संस्था को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, या फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे कहा जाता है। अब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसे ऐसे याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं इसी तरीके से। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आपके आरबीआई को कहा जाता है, किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आपको और हमको अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो हम किससे लेंगे, लास्ट रिजॉर्ट से, मतलब कि किससे लेंगे, आपके वाणिज्यिक बैंक से, जैसे कि एसबीआई से। तो इन सभी को पैसे कौन लेंड करता है, या फिर इन सबको ऋण कौन देता है, आपके इन सबको ऋण देता है आपके आरबीआई। इसीलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, या फिर अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। ठीक, आरबीआई याद रखिएगा, हो गया। बाकी इन सब के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, द 1 रुपी नोट ऑफ इंडिया इज इशूड बाई। अब देखिए, यह आपके सामने जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग को आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो गया, जितने भी आपके नोट होते हैं आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें आपके आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। किसके साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के आपके साइन होते हैं, जितनी भी नोटें होती हैं, सिर्फ एक नोट को छोड़ के। ठीक, अगर वो 1 रुपये की आपका नोट है, 1 रुपी नोट है, 1 रुपये की नोट जो आपकी होती है उस पर साइन आपके होते हैं किसके, फाइनेंस सेक्रेटरी के। किसके, फाइनेंस सेक्रेटरी के। याद रखिएगा, किसी मंत्री नेता के नहीं होते, बल्कि किसी सेक्रेटरी या फिर अफसर के होते हैं। जैसे आरबीआई में आपके अफसर हैं, जो है गवर्नर अफसर है, वो कोई मंत्री नेता नहीं है। ठीक है, वो एक तरीके से कहूँ मैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के आपके 1 रुपये की नोट में आपके क्या होता है, सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये की नोट पे। ठीक, 1 रुपी नोट पे। और जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं ये आपके कौन से मंत्रालय में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करते हैं, या फिर आपके वित्त मंत्रालय में काम करते हैं। तो दोनों ऑप्शन अगर आपको दे रखे होंगे, कोई भी आपको इनमें से दिया होगा, टिक करके आना है, फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपये की नोट में इससे इनके हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सभी नोटों पे आपके किसी गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे, जो आपके आरबीआई के चेयरमैन होते हैं। हो गया जी, बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं हम लोग।
अब मुद्रास्फीति की बात आ गई, महंगाई की बात आ गई है, जिससे आप और मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रखे हैं, ठीक है। इसके बारे में जानना है। अब इन्फ्लेशन इस समय, महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो होपफुली चांसेस है कि आपसे एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछेगा जरूर। तो इन्फ्लेशन से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। अब पूछा गया है कि मुद्रास्फीति आपका होता क्या है। मुद्रास्फीति आपका क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए। सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि और मूल्य स्तर में कमी, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि। अब मुद्रास्फीति आपका होता है जनरल इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। किसी भी चीज़ के अगर आपके दाम दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं, परसेंटेज वाइज बढ़ रहे हैं, तो ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन कहलाता है। जैसे कि पेट्रोल आपका पहले 90 रुपये का था, आज पेट्रोल 95, फिर बाद में पहले 100, फिर उसके बाद 105, और कल को आने वाले दिन में यही बता रहा हूँ और यही होगा, देखना 120 रुपये से कम का आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक। इतनी महंगाई भारत में होने वाली है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी मुद्रास्फीति कहलाती है। और जितनी भी मुद्रास्फीति हो रही है, ये सरकार की बेकार नीतियाँ, जो साल 10 साल ये लोग हिंदू मुसलमान करते आ रहे हैं, ये बकवास करने के चक्कर में, देश को ये लोग डुबाने के चक्कर में ये सारी बकवास चल रही है, जिससे आपका एक तरीके से $1 करीबन आपके कितने 100 रुपये के आसपास पहुंचने वाला है। जल्दी ही पहुंच जाएगा, टेंशन मत लो। और आप अगल बगल की आपकी सारी करेंसी देखेंगे, चाहे बांग्लादेश की हो, नेपाल की हो, चाहे आपकी अफगानिस्तान की क्यों ना हो, ये भी हमसे बेहतर है। हम ही एक तरीके से डूबते जा रहे हैं, ठीक है, ये सरकार की बेकार नीतियों की वजह से, ठीक। तो ये आपका हो गया मुद्रास्फीति के बारे में, आपको समझ आ गया होपफुली। अच्छा, आगे चलते हैं। अब पूछा गया यहीं पर आपके अपस्फीति किसे कहा जाता है, या फिर आपका डिफ्लेशन किसे कहा जाता है। तो समझ लीजिए, आपका यह आपका कहलाता है कीमतों में लगातार गिरावट। अगर किसी चीज़ की कीमतों में आपका गिरावट आता जा रहा है, ठीक, पहले 100 रुपये का था, ठीक है, मान के चलिए यही मोबाइल, ये मोबाइल है आपका, ये मोबाइल पहले 20,000 का था। अब मान के चलिए किसी कारणवश आपके यहाँ पर फैक्ट्री लग गई है, तो एक तरीके से हमको आयात नहीं करना पड़ता है, तो इसमें कॉस्ट कम लगता है इसके प्रोडक्शन में। तो यही अगर 16,000 का हो गया, तो एक तरीके से डिफ्लेशन आ गया। क्या हो गया? बाजार में कंटिन्यूअस फॉल इन प्राइस हो रहा है, तो उसको अपस्फीति या फिर आपके डिफ्लेशन कहलाता है। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। अब इसमें ये कुछ समझने वाला आपका है नहीं, ये सब कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है ये बता देता हूँ आपको। एक्सपोर्ट या फिर आपका एक तरीके से मैं कहूँ आपका निर्यात क्या होता है। निर्यात ये होता है जब हम भारत से कोई सामान विदेश में भेजते हैं, तो ये निर्यात कहलाता है। और आपके विदेश से अगर कोई सामान भारत में आ रहा है तो आपका आयात कहलाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये नोट करके चलिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बता रहा हूँ इसको एक जगह पे लिखते चलो। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में उसका मतलब ज़रूर लिख लो। बार बार आपके पास टाइम नहीं होगा कि ये वीडियो देख सके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूँ उसको तुरंत अब नोट कर लो। स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन क्या होती है? स्टैगफ्लेशन आपकी एक तरीके से मैं कहूँ किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे भयानक स्थिति होती है। स्टैगफ्लेशन समझ लीजिए, ये एग्जामिनेशन में आता है, कई बार पूछा गया है। स्टैगफ्लेशन में दो भयानक चीज़ें होती हैं और दोनों ही एक तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए ख़राब है। पहली चीज़, इसमें आपकी प्रचंड बेरोजगारी आएगी। क्या हो गया कि बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी के साथ साथ अगर आपकी महंगाई, ठीक है, बेरोजगारी तो है ही, अगर इसके साथ साथ महंगाई भी आ गई तो ये आपकी स्टैगफ्लेशन की कंडीशन कहलाता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति होती है। भाई, एक तरफ आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, तो सोचिए क्या ही हाल होगा। भारत में यही हो रहा है, महंगाई तो बढ़ी रही है, लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, पेपर लीक कर दे रहे हैं। भाई ये लोग कितने खतरनाक है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर पेपर लीक हो जा रहा है, हर पेपर। वही पेपर आप लोग दे रहे हैं तो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आपका पेपर लीक नहीं होगा। जब पेपर लीक होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं ऑटोमेटिकली, तो ये सिचुएशन आएगी आपकी। याद रखिएगा, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन क्या है आपकी, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी, यही आपकी स्टैगफ्लेशन की कंडीशन कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। बेरोजगारी प्लस महंगाई या फिर मुद्रास्फीति। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इंडेक्स इज मेनली यूज्ड बाय आरबीआई फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग।
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए आरबीआई मुख्यतः किस सूचकांक का उपयोग करता है? सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी या फिर आपका एक तरीके से मैं कहूँ एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए जो आपके आरबीआई सूचकांक जारी करता है, ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए हाँ, तो याद रखिए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए आपका आईआईपी, ठीक है, आईआईपी या फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आपका जारी करता है। ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए होता है। अब ये जो दो ऊपर की बातें लिख रखी हैं, इसके बारे में ढंग से समझिए पहले, ठीक है, कि सीपीआई क्या होता है और आपका डब्ल्यूपीआई क्या होता है। तो इसमें आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा कि सीपीआई बता दीजिए, डब्ल्यूपीआई बता दीजिए, इसका मतलब क्या होता है, बस ऐसे पूछा जाएगा। तो इनका मतलब नीचे मैंने लिख रखा है, यहाँ से समझिए। सीपीआई का मतलब क्या होता है आपका? सीपीआई का मतलब होता है आपका, ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दो चीज़ें होती हैं, एक एक करके आसानी समझिए। तो पहले सीपीआई बता देता हूँ, फिर नीचे डब्ल्यूपीआई मैंने दे रखा है। तो सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलिए आरबीआई को आपके सीपीआई निकालना है, इसमें क्या होता है, कंज्यूमर लेवल पे अगर महंगाई मेजर करनी है सरकार को, आरबीआई को कंज्यूमर लेवल पे मतलब उपभोक्ता के लेवल पे, कि आप और मैं बेसिक दुकानदार के पास, आपके पास क्या होता है, आरबीआई के कर्मचारी जाते हैं और पता करते हैं, पूछते हैं कि ये मोबाइल कितने का है। आम बिल्कुल शॉप पे जाते हैं, होलसेल लेवल पे नहीं बल्कि आम दुकान पे जाते हैं, मोबाइल पूछते हैं ये पेन कितने का है। फिर इससे कंपेयर करेंगे आपका कि पिछले साल इसी महीने में ये पेन का रेट क्या था और आज इसी दुकान पे पेन का रेट क्या है। ठीक, उनके पास डाटा पिछले साल का होता है, उससे कंपेयर करके देख लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि आपको कि कंज्यूमर लेवल पे या फिर आपके, मैं कहूँगा उपभोक्ता के लेवल पे महंगाई कितना बढ़ा है। तो उसी तरीके से आपका एक सूचकांक जारी करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये आपका उपभोक्ता के लेवल पे महंगाई मेजर करने का एक तरीका होता है, पैमाना होता है आरबीआई द्वारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। अब पूछा जाता है आपका कि आपका कौन सा जो संस्थान है जो आपके सीपीआई के आंकड़े जारी करता है। तो याद रखना है कि आपके सीपीआई के आंकड़े आपके एनएसओ जारी करता है। कौन? आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये आपका कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? तो ये मिनिस्ट्री, ये है आपकी कौन सी, मॉस्पे मिनिस्ट्री, इसको ऐसे याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन मिनिस्ट्री का नाम है, जो आपके एनएसओ इसके अंडर में काम करता है। एनएसओ आपका क्या जारी करता है? एनएसओ आपका सीपीआई का डाटा जारी करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर आपका मैं कहूँ तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। याद रखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट एक और आ गया है आपका, डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म हो सकता है। डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, यहाँ लिखा भी हुआ है, होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर थोक मूल्य सूचकांक। अब थोक से आप समझ रहे होंगे, एक तरीके से थोक व्यापारियों के पास आपको क्या करते हैं, आपके आरबीआई के कर्मचारी जाते हैं और पता करते हैं कि हाँ, थोक पे अगर वही सामान, मान के चलिए ये माइक, ठीक, अगर ये माइक आपके थोक में, थोक विक्रेता के पास पिछले साल कितने में बिकता था और आज कितने रुपए में बिक रहा है, तो अगर उसमें कुछ वृद्धि आई है मतलब महंगाई हुई है, तो थोक में महंगाई मेजर करने का आपका पैमाना होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर थोक मूल्य सूचकांक। ये भी आपका आरबीआई द्वारा करा जाता है और ये आपका कौन जारी करता है? ये कौन जारी करता है? ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। कौन सा? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, याद रखना है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक, कॉमर्स मंत्रालय के अंदर काम करता है। तो हाल ही में आपके डब्ल्यूपीआई को बदल दिया गया है। डब्ल्यूपीआई के जगह अब सरकार क्या मेजर करेगी? पीपीआई। याद रखिएगा, पीपीआई का फुल फॉर्म याद रख लो आप, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। पीपीआई का फुल फॉर्म है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। हो गया आपका। आगे चलते हैं।
अब ये सब जो लिख रखा है इसका कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए यहाँ समझाने का कोई लॉजिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में थोक कीमतों को मापने वाला सूचकांक कौन सा है, बताइए। तो थोक कीमतों को मापने वाला आपका सूचकांक है WPI, अभी मैंने आपको बताया, ठीक। IIP माने क्या होता है? IIP मैंने आपको ऊपर समझाया था ना, कि मैंने आपको बताया था कि महंगाई बताने का एक तरीके से पैमाना है IIP। तो वो होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप बस, और कुछ नहीं याद करना है। ये आपसे पूछ सकता है और पूछे जाएंगे, लिख के दे रहा हूँ, यही से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बताओ। ये कौन जारी करता है? तो ये भी आपका जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम, ठीक। NSO ही आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर आपका औद्योगिक उत्पादकों सूचकांक जारी करता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, विच इंडेक्स इज यूज टू मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा हो, इसको कौन मेजर करता है? भाई सिंपल सी बात है ना, IIP मेजर करेगा ना। अभी मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म आपका होता है IIP का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये कौन मेजर करेगा? ये आपके IIP सूचकांक ही तो करेगा, है ना। बहुत आसान है। और CPI WPI मैंने आपको बता ही दिया है। HDI क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक तरीके से नीति आयोग जारी करता है। कौन? नीति आयोग। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, यहाँ भी समझ लीजिए। है वैसे तो इस टॉपिक का है नहीं कोई लेन देना, लेकिन समझना जरूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक तरीके से कि आपका जो आपकी जनता है भारत की, वो विभिन्न पैमानों पे पढ़ाई को लेके, ठीक, खाने पीने को लेके, और साथ ही साथ रोजगार को लेके, लिविंग स्टैंडर्ड को लेके, इन सब चीज़ों को लेके एक तरीके से सूचकांक जारी करा जाता है और बताती है सरकार कि कौन सा राज्य उसमें है आपका जो श्रेष्ठ श्रेणी पे है, जहाँ पर इन सभी चीज़ों की किल्लत नहीं। तो ऐसे ही आपका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है। ये नीति आयोग में भारत निकालता है, और वर्ल्ड लेवल पे से निकालता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है। अच्छा जी, हो गया, इसमें इतना ही जानना था बस। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ RBI वांट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इट इज़ मोस्ट लाइकली टू। यदि RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना चाहता है तो वह सबसे अधिक संभावना क्या करेगा आपका, ठीक है। इंक्रीज रेपो रेट, डिक्रीज रेपो रेट, रिड्यूस CRR, या फिर इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए ये टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर ये आ गया तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि 90%, 90 नहीं 99% बता रहा हूँ, बच्चे आपके गलत करके आएंगे। अब समझिएगा, अगर आपके RBI को महंगाई कंट्रोल करनी है, तो महंगाई कंट्रोल करनी है तो वो क्या करेगा? रेपो दर में आपकी बढ़ोतरी करेगा। रेपो दर क्या होता है आपका? जिस दर पे आपके विभिन्न बैंक केंद्रीय बैंक से लोन लेते हैं, ठीक। महंगाई आपकी कब बढ़ती है? सिंपल सी बात है, महंगाई तब आपकी बढ़ती है जब आपकी जनता के पास बहुत सारा पैसा होता है। जब ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा डिमांड होगी, सामान ज़्यादा लेंगे, सामान ज़्यादा लेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, जब लोगों के पास पैसा होगा ही नहीं तो वो खरीदेंगे ही नहीं। जब खरीदेंगे नहीं तो दुकानदार भी सोचेगा भाई हमको बेचना तो है ही, तो हमको चलिए थोड़ा बहुत सस्ता कर देते हैं सामान, ठीक है। तो अगर आपके RBI रेपो रेट बढ़ा देता है, मतलब कि वाणिज्यिक बैंक आपके हैं, उसको महंगे दर पे आपके लोन मिलेगा, किससे? केंद्रीय बैंक से। और तो उसी तरीके से वो लोग आपके आम जनता को भी महंगे दर पे आपके लोन देंगे। जब आम जनता को महंगे दर पे लोन देंगे तो लोग लोन लेंगे नहीं। जब लोन लेंगे नहीं तो सिंपल सी बात का पैसा होगा नहीं, पैसा नहीं होगा तो आपका एक तरीके से खर्चा ज़्यादा होगा नहीं, खर्चा ज़्यादा नहीं होगा तो महंगाई आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा, तो RBI क्या करेगी? आपकी रेपो दर को बढ़ा देगी, ठीक है, रेपो दर को बढ़ा देगी। अच्छा जी, अब बाकी समझ लीजिए कि क्यों नहीं करेगी। बाकी समझ लीजिए क्यों नहीं करेगी। अगर रेपो दर घटा देती है तो आपके एक तरीके से मैं समझिए कि वाणिज्यिक बैंकों को लोन आसानी से मिल जाएगा। जब उनको सस्ता लोन मिल जाएगा तो वो कस्टमर्स को भी अपने सस्ता लोन देंगे RBI के निर्देश पे। जब सस्ता लोन देंगे तो लोगों का बहुत सारा पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो वो मांग करेंगे तो महंगाई और बढ़ेगी, और ये RBI चाहते नहीं, क्योंकि आपकी RBI महंगाई कंट्रोल करना चाहती है, मतलब ये गलत है। अगला समझिए क्यों नहीं होगा, रिड्यूस CRR या फिर CRR घटाएगा क्यों? CRR मैंने आपको बताया था कि जिस दर पे आपका एक तरीके से जो पैसा क्या करते हैं RBI के पास आपके विभिन्न बैंक रखते हैं कैश के फॉर्म में, अगर आपके CRR को घटाया जाता है मतलब कि कम पैसा आपके RBI के पास रखा जाएगा और बैंकों के पास ज़्यादा रुपया रहेगा आपके लोगों को लोन देने के लिए। जब लोगों को लोन देने के लिए ज़्यादा रुपया रहेगा
तो सिंपल सी बात है भाई, जब लोन ज़्यादा मिलेगा तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो आपकी महंगाई बढ़ेगी। तो इसीलिए ये भी आपका नहीं करेगी सरकार, ठीक है। और सरकार अगर ज़्यादा आपकी सरकारी व्यय अगर बढ़ेगा, सरकार किसी भी चीज़ में अगर आपका सरकारी खर्चा बढ़ाती है, मान के चलिए कोई योजना लाती है और उसमें बहुत सारा पैसा आपको लोग आम जनता को देती है, आम जनता के पास अगर बहुत सारा रुपया आ जाएगा तो महंगाई आपकी क्या होगी, महंगाई आपकी बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया ना, इसीलिए आपके सरकारी व्यय नहीं बढ़ेगा। सिंपल है, ये ऑप्शन आपका सही है। बहुत डिटेल में आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको ऐसी डिटेल में पढ़ा सकता हूँ कि आपको यूपीएससी IAS PCS तक का पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उतना आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। बस क्या करना है आपको, बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए है, दिमाग खोल के बैठिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनते चलिए और लिखते चलिए। हो गया जी। अब यहाँ पर हमने आपके 25 क्वेश्चन आपके कवर कर लिए हैं जो इंपॉर्टेंट थे। अब आगे हम लोग अगले क्वेश्चन आपके कवर करते हैं 26 से लेकर 50 तक, जो आपके नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, GDP, GNP, GST, टैक्सेशन, बजट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका कहता है GDP स्टैंड फॉर, GDP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो GDP का फुल फॉर्म आपका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए GDP में आपके क्या क्या शामिल होता है, पहले ये समझिए, ठीक है। GDP में एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे ये आपका देश है भारत देश, ठीक, इसमें भारत के जितनी भी कंपनियां हैं उनके द्वारा जितना भी आपका उत्पाद करा जाता है उसका रेवेन्यू, प्लस जितने भी आपकी विदेशी कंपनियां हैं अगर वो भी आपके भारत में काम कर रही हैं तो जो भी उत्पाद अगर एक तरीके से कर रही हैं तो यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये सभी के सभी आपका मिलाकर आपके सकल घरेलू उत्पाद बनाता है। चाहे वो विदेशी कंपनियां बना रहे हो चाहे भारत में बना रही हो, शर्त यह है कि भारत में बना रहे हो, भारत के घेरे में बना रहे हो, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, जितना भी रुपया वो लोग बना रहे होंगे तो वो सभी मिलाकर एक तरीके से आपका सकल घरेलू उत्पाद या फिर GDP कहलाता है, ठीक है। बहुत आसान भाषा में बता दिया, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, ये हो गया, आगे चलते हैं। अब वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको का कोई मतलब नहीं है, यहाँ समझेंगे नहीं हम लोग। आगे कहता है आपसे पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाई, पर कैपिटा इनकम में प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है, ठीक। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मान के चलिए आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये हैं आपके पास और आप 5 भाई हैं। कितने भाई हैं आप लोग? 5 भाई हैं। और आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा ये करना है आपको कि बराबर बराबर सभी में रुपए आपको बांटने हैं, 100 रुपये आप लोग बांट लीजिए। तो आप लोग यही करेंगे ना कि 100 रुपये को 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि 5 भाई हैं तो मतलब सबके पास 20-20 रुपये आपके पास आ जाएंगे। क्या करा आपने, जितनी आपकी टोटल आपके पास क्या थे, रुपये थे, उसको आपने भाग दे दिया जितने आपकी जनसंख्या थी, ठीक। जनसंख्या कितनी थी? 5 जने थे। तो यही सेम चीज़ यहाँ करी जाती है आपकी प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। ये आपकी प्रति व्यक्ति एक तरीके से रुपया मिला है, 20-20 रुपया सबको मिला है। तो प्रति व्यक्ति आय आपको भारत के तर्ज पर निकालने के लिए या फिर किसी भी देश के तर्ज पर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जितनी आपके देश की टोटल इनकम है, नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम या फिर मैं कहूँ राष्ट्रीय आय आपकी जितनी है उसको आप भाग दे दीजिए भारत की जितनी जनसंख्या है, ठीक है, भारत की जितनी पॉपुलेशन है। इससे जब आप भाग देंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम माने क्या होता है आपका, प्रति व्यक्ति आय, ठीक। राष्ट्रीय आय को जब आप भाग देंगे किससे, पॉपुलेशन से या फिर जनसंख्या से, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। बाकी ये जितना भी दे रखा है ये सब गलत हुए, सारे के सारे गलत है, सिर्फ ए ऑप्शन आपका सही है। याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका। आगे आपका पूछा गया है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन इंडिया GDP। भारत की जो आपकी GDP है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें सबसे अधिक योगदान आपका कौन सा क्षेत्र करता है? तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो आपका योगदान करता है ये सर्विस सेक्टर करता है। क्या? सेवा क्षेत्र करता है। सेवा क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेवा क्षेत्र में एक तरीके से सर्विस, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो ये एक तरीके से सर्विस है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि कोई भी आपका उत्पाद नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपको सर्विस दे रहा हूँ। आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक। एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र आपका होता है। तो सर्विस सेक्टर की GDP में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपका है। अच्छा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो आपका है ये कम है,
मतलब 15-16 और 20 के आसपास है आपका टोटल, लेकिन सर्विस सेक्टर का आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हो गया जी। आगे आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जीएनपी स्टैंड्स फॉर, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है ये समझिए। अब देखिए, मैंने आपको जीडीपी आपको बताया था कि ये जैसे आपका भारत है, और भारत में अगर चाहे भारतीय आपकी क्या हो, कंपनी हो, या फिर आपकी विदेशी कंपनी हो, जितना वो लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं इन सभी का मिलाकर क्या बन जाता है आपका जीडीपी बन जाता है। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर राष्ट्र के जितने भी निवासी सिटीजन हैं, मतलब कि इंडिया मान लेते हैं, तो इंडिया के जितने भी सिटीजन हो, चाहे वो इंडिया में रह रहे हों चाहे फिर वो विदेश में रह रहे हों, उनके द्वारा जितना आपका पैसा कमाया जाता है, उनके द्वारा जितना रुपया कमाया जाता है, इन दोनों को मिला के आपका क्या कहलाता है? ये जीएनपी कहलाता है। चाहे वो विदेश में आपका भारतीय रह रहा हो, चाहे जैसे कि आपके कुछ लोग सऊदी जाते हैं ना, यूएई जाते हैं, चाहे यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, अगर वहाँ जो रुपये कमा रहे होंगे, अगर भारत के नागरिक है तो उनका जो जितना रुपया है उनका मिला के, और साथ ही साथ आपका क्या है, भारत के जो नागरिक हैं ये रुपया कमा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो भारतीय कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करके रुपया कमा रही हैं, उसी के साथ साथ ही आपका क्या हो, विदेश में कोई कंपनी जाके आपके भारत की, जैसे कि ओएनजीसी विदेश है, ये भारतीय कंपनी है, विदेश में आपके क्या करती है, काम करती है। तो यहाँ से जो रुपया आपका टोटल इकट्ठा होकर आता है, जो भारतीय नागरिक के द्वारा इकट्ठा किया गया है, भारतीय कंपनी के द्वारा करा गया है, तो ये आपका जीएनपी कहलाता है, चाहे वो विदेश में काम क्यों ना कर रही हो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीएनपी का पूर्ण रूप आपका क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इनकम अर्नड बाय सिटीजन अब्रॉड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विदेशों में नागरिकों द्वारा अर्जित आय में शामिल किया जाता है? अब मैंने आपको बताया कि विदेश में अगर भारत के नागरिक अगर रुपया कमा रहे हैं तो किस में इंक्लूड करा जाएगा? वो आपके जीएनपी में। किस में? जीएनपी में, याद रखिएगा, जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी में होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, याद रखिएगा। हो गया। और जीडीपी क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है? एनएनपी का फुल फॉर्म फुल फॉर्म याद रखिए आप। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका कैसे निकलता है, इसका निकालने का सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा, डिटेल में आपको नहीं जानना है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का आपका फॉर्मूला होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस सब्सिडीज। ठीक है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस में सब्सिडीज। सॉरी, थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पे ये नहीं होगा, जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। यार इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। याद रखिए, जब भी आप एक तरीके से जीडीपी में से क्या करेंगे, जीडीपी में से आप लोग क्या करेंगे, सब्सिडी आप घटा देंगे। याद रखिएगा, सब्सिडी जब आप घटा देंगे और उसके साथ साथ ही आप लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो आपका एक तरीके से एनडीपी आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। वैसे आप ज़्यादा डिटेल में ना जाइए, आपसे ये पूछेगा नहीं, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि आपका एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, सिर्फ इतना याद रखिए। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना है। अब नेशनल इनकम इज जनरली मेजर्ड एट, नेशनल इनकम जो आपकी होती है, राष्ट्रीय आय होती है, ये आपकी कौन से दर पे आपके मेजर करी जाती है? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, याद रखिएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इस पे आपकी करी जाती है, बाजार मूल्य पे आपकी जीडीपी पे आपके नेशनल इनकम मेजर करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज टू मेजर इनकम ग्रोथ। ठीक है, क्या आपकी तरीके से इनकम ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, इसका पता करने के लिए कौन सा पैमाना होता है? तो वो आपका होता है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी से पता कर सकते हैं हम लोग, और बाकी इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका अंतरण भुगतान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट आपका कौन सा है, इसमें ये बताना है आपको। क्या वो पेंशन है, सैलरी है, रेंट है, या फिर आपका व्यवसायिक ऋण का ब्याज है?
ठीक है। अब देखिए आपका ट्रांसफ़र पेमेंट, पहली बात होता क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट आपका होता है कि जिसमें सरकार के द्वारा आपका पैसा भुगतान किया जाता है, लेकिन वास्तव में उसको उल्टा सरकार को कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर सही है, वो है पेंशन। जब सरकार आपका पेंशन देती है लेकिन रिटर्न में से कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो पेंशन इसका सही आंसर है। आपका ट्रांसफ़र पेमेंट का आंसर सही है पेंशन। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है आपको बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इज प्राइमरी सेक्टर। अब आपका प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आपका इसमें से शामिल है ये बताना है आपको। ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर या फिर आपका ट्रांसपोर्ट। अब देखिए एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, 1 डिग्री भी इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर आपका एक तरीके से मैं कहूँ प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग याद रखेगा, मैन्युफैक्चरिंग जिससे एक तरीके से आपका कोई भी चीज़ का निर्माण होता है, जैसे कि ये पेन बनता है किसी फैक्ट्री में, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। ये आपका 2 डिग्री है या फिर आपका मैं कहूँ आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, प्राइमरी प्राथमिक में आपका कौन सा आता है, एग्रीकल्चर आता है। सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा आता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग आता है। और ये जितने भी आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सभी आपके किस में आते हैं, ये बैंकिंग और इंश्योरेंस आपके क्वार्टरनरी सेक्टर में आते हैं। किस में, आपके चौथे 4 डिग्री में आते हैं। सर्विस सेक्टर को छोड़ के सर्विस सेक्टर में भी कुछ इंक्लूड होता है, तो मिला के इसको सर्विस में कह सकते हैं, 3 डिग्री में इंक्लूड कर लीजिए। फिर सर्विस सेक्टर का आपका क्या है, एग्जाम्पल है, सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल है आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस। हो गया आपका, हो गया। और ट्रांसपोर्ट भी आपका सर्विसेज में आता है, ये भी आपका टर्शरी सेक्टर में है, आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, टर्शरी सेक्टर का। अब देखिए ये आपका 3 डिग्री मतलब आपका टर्शरी सेक्टर को तृतीयक कहते हैं और 2 डिग्री को आपका कहते हैं द्वितीयक कहते हैं। ठीक है, और ये प्राथमिक आपका है। तो प्राथमिक में आपका एग्रीकल्चर में आता है और आपका द्वितीयक में क्या आता है आपका एक तरीके से में मैन्युफैक्चरिंग आती है, तृतीयक में बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट आते हैं। अच्छा, हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आपका द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है, बताना है आपको। विनिर्माण जो आपका होता है, मैंने अभी आपको बताया, विनिर्माण आपका किस में होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग आपका किस में, आपका 2 डिग्री सेकेंडरी में आपका या फिर आपका द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी में होता है, प्राथमिक में होता है। फिशिंग आपका है, ये भी आपका प्राथमिक में होता है, 1 डिग्री मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। बैंकिंग आपका किस में है, 3 डिग्री मतलब कि एक तरीके से मैं कहूँ आपको तृतीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पर अगर माइनिंग लिखी होती, माइनिंग अगर पूछे किसका सेक्टर है, माइनिंग भी आपका प्राथमिक सेक्टर में आता है। किस में आपका आता है, 1 डिग्री में आता है। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सर्विस सेक्टर कैसे कहा जाता है, तो आपके तृतीयक जो क्षेत्र होता है, टर्शरी सेक्टर होता है, इसको आपके एक तरीके से सर्विस सेक्टर या फिर तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये दोनों नाम लिखे हो तो इसका मतलब एक ही होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जीएसटी किस प्रकार का आपका कर है ये बताना है आपको। तो जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा आपका है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है पहले ये समझिए। इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स जो कंपनी जो बना रही है पर्टिकुलर सामान, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं जमा करेगी, बल्कि उसका इस्तेमाल जो कर रहा है वो आपका टैक्स जमा करेगी। इनडायरेक्ट तरीके से सरकार इसको वसूलती है। जैसे कि कोई माचिस आप खरीदने जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये मोबाइल आप खरीदते हैं, ये सॉरी आप माइक खरीदते हैं, तो इस माइक में क्या होता है आपकी जीएसटी लगती है कुछ, जितने भी परसेंट, 18%, 10%, 12% जीएसटी जो आपकी लगती है, 12% के आसपास से 18%। तो ये जीएसटी आपका इनडायरेक्ट तरीके से सरकार कलेक्ट करती है। इनडायरेक्ट तरीके से कंपनी जो बना रही है उससे जीएसटी नहीं कलेक्ट करेगी, बल्कि आप और मैं जो आप खरीद रहे हैं वो क्या करेंगे, वो आपकी जीएसटी भरेंगे। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से जीएसटी आपका इसका एग्जाम्पल है, अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है जीएसटी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है आपका इनकम टैक्स। क्या है आपका, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स होता है भाई जिस पे टैक्स लगा है उससे सरकार डायरेक्ट वसूलती है, वो किसी और से नहीं वसूलती है। तो ये आपका प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। कॉर्पोरेट टैक्स या फिर निगम कर होता है, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस हो गई, जियो हो गई और आपके अडानी हो गए, ये सारी की सारी जो कंपनियां होती हैं, इनसे जो टैक्स सरकार वसूलती है कंपनियों से, ये आपका निगम कर कहलाता है। ठीक है, वेल्थ टैक्स संपत्ति कर आपका होता है,
कि एक तरीके से जब प्रॉपर्टी बेची जाती है, ठीक, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो आपको वेल्थ टैक्स कहलाता है। हो गया, आगे हो गया, जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन, बताइए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या फिर आपका 15 अगस्त। अब इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसे आप सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए अभी भी और पता करिए कि जीएसटी कौन सी डेट से आपके लागू हुई थी। 2017 में तो आपकी लागू हुई थी, लेकिन कौन से तारीख से आपका लागू हुआ था ये पता करना है आपको। होपफुली आप पता करेंगे इसे, और पता कर लीजिए, पेपर में आ जाएगा तो आप लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है, ज़रूर पता करना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस जीएसटी, ठीक है, जीएसटी आपका एक तरीके से संशोधन कौन से अधिनियम से लाया गया था ये बताना है आपको। अब समझिए, जो आपका जीएसटी का जो अमेंडमेंट एक्ट है ये आपका 101 जो आपका संविधान संशोधन है, 101 अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू आपका जीएसटी आया था, याद रखिएगा। 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपका जीएसटी आया था। और 99 से आपका क्या आया था, 99 से आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, NJAC आपका आया था। इसमें क्या होता है कि जजों का अपॉइंटमेंट करने के लिए सरकार ने आपके एक तरीके से एक कमेटी गठित करी थी, लेकिन बाद में ये आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है, NJAC आया था। 100वां संविधान संशोधन क्या था, 100 में था आपका कि जब भारत सरकार ने आपके बांग्लादेश से कुछ ज़मीन अपनी दी थी और उनकी कुछ ज़मीन हमने लिया था, तो एक तरीके से बांग्लादेश के साथ लैंड एग्रीमेंट हमने करा था 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। 102 102 के साथ आपका क्या था, 102 के साथ आपके OBC जो आपका आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। OBC आयोग, पिछड़ा वर्ग जो आपका आयोग है, इसको संवैधानिक दर्जा आपके 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद दिया गया था। क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 101, इसके जरूर आपका जीएसटी आपका लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का आपका चेयरमैन कौन होता है। अब जीएसटी काउंसिल आपको क्या करती है, जीएसटी काउंसिल एक तरीके से पूरे देश में कौन से चीज़ पे कितना जीएसटी लगानी है इस पे एक तरीके से आपकी एक काउंसिल बैठाई जाती है, जिसमें आपके विभिन्न मंत्री इंक्लूड होते हैं। इसमें आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर वित्त मंत्री भारत सरकार के। उसके अंडर में जितने भी आपके राज्य के, विभिन्न राज्य के आपके जितने भी वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है, उन सभी को आपके शामिल करा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी आपके एक तरीके से विभिन्न मंत्रालय जो संभाल रहे हैं, वित्त मंत्रालय, उनको भी शामिल करा जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको इसकी हेड कौन होते हैं, इसके हेड आपके होते हैं वित्त मंत्रालय भारत सरकार की, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जीएसटी काउंसिल के आपके अध्यक्ष होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा है। अब डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है आपका आयकर। आयकर जिसका होता है, जिसकी आय पे होता है, उससे डायरेक्ट सरकार वसूलती है, इसीलिए आपका ये डायरेक्ट टैक्स से प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने आपको ऊपर बताया था कैसे। कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क आपका क्या है, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क भी एक तरीके से मैं कहूँ आपको, ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक्साइज ड्यूटी, ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। अच्छा, अब कस्टम ड्यूटी होती क्या है, कस्टम ड्यूटी आपकी होती है कि जो भी माल आपका एक तरीके से पोर्ट पे आता है, ठीक, पोर्ट पे आता है, किसी विदेश के द्वारा सप्लाई करा गया है और पोर्ट पे आया है, तो एक तरीके से जो कंपनी मंगाती है उससे सरकार जो टैक्स वसूलती है वो कस्टम ड्यूटी कहलाता है। कस्टम या फिर जो माल होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो कस्टम टैक्स कहलाता है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है आपकी, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी ये होती है कि जो भी आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है, जितना भी आपका जो सामान है जो भारत में बनता है, बेचा जाता है विभिन्न कंपनियों द्वारा, उस पर जो टैक्स लगता है वो आपका एक्साइज ड्यूटी कहलाता है, याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग में ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो एक्साइज ड्यूटी आपका कलेक्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछा गया है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है आपका। अप्रत्यक्ष कर मैंने अभी आपको बताया, जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, निगम कर है, ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्टली आपके कंपनी से वसूल किया जाता है। वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर भी आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। हो गया जी। अगला क्वेश्चन है, कस्टम्स ड्यूटी इज लेविड ऑन, सीमा शुल्क किस पर लगाया जाता है ये बताइए। एग्रीकल्चर इनकम पे, कृषि आय पे, आयातित वस्तुओं पर, मकान संपत्ति पर या फिर आपके सैलरी पर।
अभी मैंने आपको बताया कि कस्टम ड्यूटी आपके आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट गुड्स जो एक तरीके से सामान आपका विदेश से भारत में आया है उस पर जो टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटी कहलाता है। ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, याद रखिएगा, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। ये आपका होता है कौन सा, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगला क्वेश्चन होता है हु प्रेजेंट्स यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। संसद में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में केंद्रीय बजट आपके वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। किसके तर्ज पे? राष्ट्रपति के तर्ज पे। राष्ट्रपति के नाम पे आपके एक तरीके से वित्त मंत्री आपके प्रस्तुत करते हैं। क्या क्या प्रस्तुत करते हैं? आपके यूनियन बजट, याद रखिएगा, यूनियन बजट वित्त मंत्री आपके प्रस्तुत करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड, ठीक है। आपको याद रखना है कि आपका एक बजट आता है, ठीक, और बजट से जस्ट आपका बजट कब आता है? आपका बजट आपका कब आता है? बजट आपका 1 फरवरी को होता है या फिर 2 फरवरी को? बताइए बजट कब होता है? तो जब आपका बजट आता है उससे जस्ट एक दिन पहले आपका आर्थिक सर्वेक्षण या फिर इकोनॉमिक सर्वे आपका आता है, ठीक, याद रखिएगा, एक दिन पहले आपका आता है आर्थिक सर्वेक्षण। बजट में क्या होता है? बजट में आपका होता है कि उस पर्टिकुलर आने वाले 1 साल में हम क्या क्या खर्चा करेंगे उसका मसौदा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में हमने जो पिछले 1 साल जो हमारा गया है उसमें हमने कैसे कैसे खर्चा किया, क्या क्या हमारा एक तरीके से उसमें ये इकोनॉमिक्स एक तरीके से स्ट्रक्चर रहा है, ठीक है, कितना भी हमने खर्चा किया है उन सबका लेखा जोखा आपके किस में होता है? इकोनॉमिक सर्वे में होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण आपका कब लागू करा जाता है? ये बजट से पहले, बजट से एक दिन पहले आपका लागू करा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं ये बताइए। राजकोषीय घाटा आपका होता है, ठीक, फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है, ये होता है जितना भी सरकार एक तरीके से खर्चा कर रही है, सरकार ने खर्चा किया, मान के चलिए 100 रुपया, ठीक, और उसकी कमाई कितनी थी? उसकी कमाई मान के चलिए 95 रुपये थे, 100 रुपये वो खर्चा कर रहा है और 95 उसकी कमाई थी, तो 5 रुपये की गैप आ रहा है। ये 5 रुपये वो क्या करेगी? 5 रुपये वो बोरो करेगी या फिर उधार लेगी, ठीक है। तो 5 रुपये वो बोरो करेगी, उधार लेगी, इसी को एक तरीके से कहते हैं ये 5 रुपये जो आपका हो रहा है ये आपका फिजिकल डेफिसिट हो रहा है। क्या हो रहा है? राजकोषीय घाटा हो रहा है, ठीक। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, कुल व्यय माने कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर ये आपका फिजिकल डेफिसिट कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है? आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू डेफिसिट अकर्स व्हेन, राजस्व घाटा कब होता है आपका? राजस्व घाटा कब होगा? राजस्व घाटा तब होगा आपका जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से आपका अधिक होगा। रेवेन्यू डेफिसिट या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है आपका या फिर राजस्व व्यय वो व्यय होता है जिस पे एक तरीके से सरकार आपका व्यय करती है, खर्चा करती है, जिसके रिटर्न पे हमको कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक। जैसे कि बता दूं आपको, जैसे कि सरकार आपको खर्च करती है सैलरी देने में लोगों को, ठीक है, सैलरी देने में एक तरीके से खर्च करती है लोगों को, तो इसके रिटर्न में आपको कभी कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। मान के चलिए किसी कंपनी में निवेश करती है आपकी सरकार, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। उससे क्या होगा? उससे आपको सरकार को आने वाले वक्त में रुपया मिलता रहेगा, ठीक है, क्या मिलेगा? परसेंटेज के तौर पे धीरे धीरे रुपया मिलता रहेगा। लेकिन वो सैलरी वैलरी देने में जो रुपया जाता है, आपका पेंशन देने में जाता है, इससे कोई रिटर्न नहीं होता है। इसीलिए आपका ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर राजस्व व्यय में आपका रखा जाता है। राजस्व, तो आपका राजस्व घाटा क्या कहलाता है? राजस्व व्यय जो होता है, ठीक है, उसको राजस्व प्राप्तियों से अगर अधिक हो जाए तो आपका वो राजस्व घाटा कहलाएगा। मान के चलिए 100 रुपये वो सैलरी देने में आपका दे रहा है, ठीक है, और राजस्व प्राप्ति है उसकी 95 रुपया, तो 5 रुपये का जो गैप आ रहा है यही आपका राजस्व घाटा कहलाता है, ठीक। ये हो गया। अगला जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत व्यय का उदाहरण है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका वो होता है जिसमें सरकार के द्वारा आपका रुपया खर्चा करा जाता है ताकि उसको फ्यूचर में भी उससे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहे, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होता रहे, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे कि एक रोड बनवाना, ब्रिज बनवाना, ये सभी के द्वारा आपका क्या पूंजीगत व्यय का एक तरीके से एग्जाम्पल है,
इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश का मौलिक जो ढांचा होता है मजबूत होता है, और आने वाले वक्त में वही चीज़ें मदद करती हैं आपके आर्थिक उछाल में या फिर आर्थिक व्यवस्था ठीक करने में। तो वह आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर पूंजीगत व्यय में आपका आता है। तो इसमें से कौन सा है? क्या पेंशन है? पेंशन नहीं है। सैलरी है? सैलरी भी नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट है? ब्याज भुगतान है? नहीं। राजमार्ग का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, इसका ये आंसर है। मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। मतलब जब याद रहेगा तो आप लोग रिलेट करके ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। अब इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाईवे है, यहाँ पर पुल भी हो सकता है। हो गया, आगे चलते हैं। अब 50वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं अपने। विनिवेश का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। विनिवेश का अर्थ होता है आपका, क्या होता है बताइए। क्या इसका मतलब होता है उद्योगों का राज्यीकरण, राष्ट्रीयकरण, करों की वृद्धि, आयात को बढ़ावा, या सार्वजनिक उपक्रमों को सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री। डिसइन्वेस्टमेंट या फिर विनिवेश कहलाता है आपका कोई भी आपके सरकारी एक तरीके से सेक्टर कंपनी थी, उसको सरकार धीरे धीरे उसका कुछ परसेंटेज शेयर बेच रही है, तो वो आपका डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे कि आपकी LIC, ठीक है, LIC आपने सुना ही होगा। LIC का कुछ परसेंट सरकार हिस्सा बेच चुकी है। पहले 10% बेचा, फिर उसके बाद 10% बेचा, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ परसेंटेज बेच रही है। उससे क्या हो रहा है, सरकार को रुपया मिल रहा है और सरकार उनको विभिन्न नीतियों में खर्चा कर रही है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से विनिवेश कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा। सार्वजनिक उपक्रमों को सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री आपका क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, विनिवेश कहलाता है। अब क्या विनिवेश सही है या गलत है बताइए। विनिवेश अगर एक कंट्रोल्ड मैनर में करा जाए, कुछ हद तक करा जाए, तो वो सही है, ठीक। क्योंकि उससे एक तरीके से क्या होता है, जब विनिवेश होता है तो प्राइवेट सेक्टर आपका उस कंपनी में आता है, तो प्राइवेट सेक्टर आएगा तो मैनेजमेंट भी आपका ठीक होगा। लेकिन विनिवेश करना पूरी तरीके से आपका पूरी तरीके से बेचते जाना, बेच के एक तरीके से अपने खर्चे चलाना, वो गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि आज बाद में क्या होगा, बाद में आपका कुछ भी आपके पास हाथ में रहने जाएगा। अचानक से कोई स्थिति आ गई तो सरकारी कंपनी आपने बेच दी है, तो स्रोत, आय का स्रोत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन आपके आज कंप्लीट कर लिए हैं अर्थव्यवस्था के, ठीक। और कल जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें मैं 50 क्वेश्चन करा दूंगा। इस तरीके से आपका इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, टोटल सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अगर आपने अर्थव्यवस्था पहले नहीं भी करी होगी तो ये क्वेश्चन करके चले जाएंगे, तो आपके गारंटी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 क्वेश्चन तो आप लोग करके आएंगे, उससे कम तो नहीं कर पाओगे, ठीक। बस करना क्या है कि सेकंड पार्ट जो आएगा उसको जरूर देखिएगा, ये फर्स्ट पार्ट है। होपफुली आपको ये फर्स्ट पार्ट बहुत पसंद आएगा। इसी चैनल पे मैंने आपकी हिंदी पूरी एक ही वीडियो में कवर करा रखी है आपके लिए, इसी एग्जामिनेशन के लिए, पुलिस वाले के लिए, तो वो लोग आप लोग जाके देख सकते हैं। पॉलिटी का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में कवर कराया है, वो भी देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन वीडियो है। मैथ्स का इसी तरीके से हमने आपके लेक्चर डाल रखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, वो जाके आप लोग देखिए, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है, वो भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ GS के प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके सभी क्वेश्चन मिला के एक तरीके से मैंने 38 क्वेश्चन आपके 2 सेट बनाए हैं, आप लोग देखिए, वो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट कर लिया है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी क्वालिटी कंटेंट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर से मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।